नमस्कार बच्चों, मैं शुभांगी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापिका राजकीय हाई स्कूल शिवगढ़ असोहा उन्नाव से आप सभी का इस गृह विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के विषय गृह विज्ञान के अध्याय वायु, शुद्धता, महत्व व संवादन के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अग्रिम पाठ की पाठ्य वस्तु देखते हैं। इस पाठ में हम वायु के बारे में जानेंगे, शुद्ध वायु का संगठन देखेंगे, शुद्ध वायु का महत्व समझेंगे, वायु की अशुद्धियों के बारे में बात करेंगे, अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव समझेंगे, वायु का शुद्धिकरण देखेंगे व संवातन और संवादन के साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले वायु से शुरू करते हैं। बच्चों, वायु लगभग हर जगह है। मनुष्य वायु से घिरा हुआ है। मनुष्य जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह मंडल जहाँ विशेष रूप से वायु उपस्थित हो उसे हम वायुमंडल कहते हैं। सजीवों के अलग अलग वर्ग, वृक्ष और मनुष्य अलग अलग वायु के घटकों पर आश्रित हैं। जैसे कि मनुष्य आश्रित है ऑक्सीजन पर, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड पर पेड़ पौधे आश्रित हैं। बच्चों, यूँ तो भोजन और जल का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, परंतु उसके बिना हम कुछ दिन तक रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना रहना असंभव है। रक्त का शुद्ध होना, भोजन का पाचन, पाचक रसों का बनना, अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना, इस सब के लिए श्वास द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन के बिना यह क्रियाएं संभव नहीं है, फलतः मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बच्चों, वायु का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। अब बच्चों, वायु का संगठन देखते हैं। वायु कई गैसों का मिश्रण है। ये सारी गैसें वायुमंडल में एक साथ उपस्थित रहती हैं। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सूक्ष्म मात्राओं में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन तथा फैक्ट्रियों और मिलों से निकलने वाला धुआं व गैसें भी वायु में शामिल रहती हैं। इसके अलावा बच्चों, कभी कभी कार्बन पदार्थ और खनिज लवण भी वायु में पाए जाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यह बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का है, जो कि 78.08% होता है। यह हिस्सा ऑक्सीजन का, जो कि 20.095% होता है। यह छोटे हिस्से हैं हाइड्रोजन व ओजोन के। अब बच्चों, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल की दूसरी सबसे बड़ी गैस है और यह विश्व की सभी प्राणियों के लिए जीवनदायिनी है, वृक्षों को छोड़कर। यह गैस रंगहीन, स्वादहीन और अत्यंत तीखी होती है। बच्चों, अभी हमने देखा कि वायु के संगठन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है, परंतु ऑक्सीजन गैस होती है 20.95%। क्योंकि यह गैस अत्यंत ज्वलनशील होती है, इसीलिए यह दूसरी सबसे बड़ी गैस है। जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उसे हम ज्वलन क्रिया कहते हैं। इससे ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वसन के साथ जब हम वायु फेफड़े में जाती है तो वहाँ की उत्पन्न कार्बन के रूप में गंदगी को जलाकर यही गैस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाती है। आइए नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन जैविक रूप से निष्क्रिय और एक भारी प्रवृत्ति की गैस है। यह वायुमंडल की सबसे बड़ी गैस है। यह कुल 78.08% भाग में स्थित होती है। यह गैस रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन होती है। इसका सबसे बड़ा कार्य है ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करना और इसे इस योग्य बनाना कि मनुष्य सरलता से इसे श्वसन क्रिया के थ्रू ग्रहण कर सके। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस उपस्थित ना हो तो ऑक्सीजन की तीव्र जलन क्रिया के कारण सभी वस्तुएं जलकर भस्म हो जाएंगी। कुछ पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन गैस ग्रहण करते हैं, जिसे यह प्रोटीन के रूप में बदल देते हैं। प्रोटीन बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। यह इस प्रकार नाइट्रोजन गैस मानव शरीर तथा वनस्पति रचना के लिए आवश्यक है तथा विभिन्न रासायनिक उपयोगों के लिए लाभदायक है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड संपूर्ण वायुमंडल का 0.03 भाग में स्थित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया तथा ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। बच्चों, श्वसन क्रिया में हम अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में निष्कासन करते हैं। ज्वलन क्रिया में बच्चों, यदि कोई भी वस्तु जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह शुद्ध रूप में एक हानिकारक गैस है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। यह प्रकृति का बहुत ही अच्छा नियम है, जिससे कि हमारे शरीर से निकली हुई गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को यह एक लाभकारी कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं, जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
अब बच्चों हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन संपूर्ण वायुमंडल के कुल 0.01 भाग में स्थित होती है। यह जैविक एवं प्रकाश रासायनिक रूप से उत्सर्जित की जाती है। यह गैस हल्की और हानिकारक होती है। इसके अलावा अन्य हानिकारक गैस हैं मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया आदि। अब ओजोन के बारे में चर्चा करते हैं। यह वायुमंडल का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण भाग है। ओजोन गैस ऑक्सीजन गैस का ही एक रूपांतर है जिसे हम O3 के नाम से जानते हैं। यह गंधयुक्त गैस है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। श्वसन क्रिया संबंधी रोगों में ओजोन गैस का बहुत लाभकारी उपयोग होता है। यह गैस अपेक्षाकृत भारी होती है। यह पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर उपस्थित होती है। यह सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। परंतु बच्चों इस ओजोन परत में अब छिद्र होने लगे हैं जिससे कि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं, जिससे कि पृथ्वी का तापमान अब बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। आइए जलवाष्प देखते हैं। वायुमंडल के तापमान के अनुसार वायु में जलवाष्प भी उपस्थित होते हैं। ये वायु को शीतल बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस की तीव्रता को कम करने का कार्य करते हैं। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में जलवाष्प के कण अधिक पाए जाते हैं और सबसे अधिक ये वर्षा ऋतु में पाया जाता है। इसीलिए वर्षा ऋतु में हमारे कपड़े सूखने में समय लगता है। अधिक जलवाष्प युक्त वायु में रोगों के जीवाणु पनपते हैं बच्चों। अब देखते हैं हमने कितना सीखा। वायु यौगिक है या मिश्रण? नाइट्रोजन वायु में कितने प्रतिशत होती है? आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? ओजोन परत का क्या कार्य है? आगे चलते हैं बच्चों। वायु में मनुष्य के शरीर के 2 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, दूसरा होता है शरीर के ताप को ऑक्सीजन क्रिया द्वारा नियंत्रित करना। आइए श्वसन क्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों अब रक्त परिभ्रमण देखते हैं। श्वसन क्रिया व रक्त परिभ्रमण क्रिया एक साथ चलती है। रुधिर फेफड़ों से वायु की ऑक्सीजन लेने के बाद पूरे शरीर में भ्रमण करता है और शरीर की एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इस ऑक्सीजन से शरीर को पोषण मिलता है। ऑक्सीजन जब भोजन में उपस्थित कार्बन से मिलती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। रक्त इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने में घुलाकर व अतिरिक्त जल को अपने में शोषित कर पुनः फेफड़े में पहुंचता है, जहां बाहर से आई हुई वायु को वो उसमें से ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड उसे देकर वह रक्त शुद्ध हो जाता है। यह परिभ्रमण और श्वसन क्रिया निरंतर शरीर में चलते रहते हैं। अब देखते हैं शरीर के ताप का नियंत्रण वायु से किस प्रकार होता है। हमारे शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। वातावरण में अधिक गर्मी या सर्दी होने पर यह तापमान में थोड़ा अंतर आता है। शरीर के ताप का नियंत्रण 3 कारणों से होता है। पहला है श्वसन क्रिया द्वारा, दूसरा है पसीने के वाष्पीकरण द्वारा, तीसरा है वायु के संपर्क द्वारा। पहला है बच्चों श्वसन क्रिया द्वारा। हम श्वास द्वारा बाहर की जो वायु ग्रहण करते हैं उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से कुछ अधिक होता है। वायु रुधिर के संपर्क में आने पर उससे कुछ ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाती है। जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो उतनी ही ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर को थोड़ी ठंडक पहुंचती है। पसीने के वाष्पीकरण द्वारा देखते हैं। त्वचा का पसीना वायु के संपर्क में आने से वाष्प बनकर उड़ता है। इससे शरीर का तापमान वाष्प के साथ उड़ जाता है और शरीर को ठंडक की अनुभूति होती है। इसके बाद है बच्चों वायु से संपर्क द्वारा। जब शरीर से कम ताप की वायु शरीर को स्पर्श करती है तब शरीर की कुछ ऊष्मा को अपने साथ लेकर बह जाती है। इससे शरीर का तापमान कुछ कम हो जाता है। अब बच्चों देखते हैं वायु की अशुद्धियां। वायु अशुद्ध कैसे होती है? पहला है बच्चों श्वसन क्रिया द्वारा। बच्चों निश्वासन क्रिया में हम अपने शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं, जो कि वायुमंडल में मिलकर वायु को अशुद्ध कर देती है। अगला है आग के जलने से। कोई भी ज्वलन क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो कि वायु को अशुद्ध कर देती है। पदार्थों के सड़ने से, विभिन्न खाद्य पदार्थों के सड़ने, कूड़ा करकट, मृत जीवों की दुर्गंध से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया तथा हाइड्रोजन सल्फाइड आदि विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि वायुमंडल में मिलकर वायु को अशुद्ध कर देती हैं। इसके बाद धूल के कणों से। जहां पर भवन निर्माण का कार्य हो रहा है
वहाँ के वातावरण में धूल के कण अत्यधिक मात्रा में होते हैं जो कि वायु को अशुद्ध कर देते हैं। अगला है रोगों के जीवाणु से। रोगी व्यक्ति श्वास के द्वारा तथा मल मूत्र कफ आदि को शरीर से निकली हुई गंदगी का अगर सही प्रकार से निष्कासन व निसंक्रमण नहीं किया जाए तो वह वायु को अशुद्ध कर जाता है और रोग को बढ़ने की संभावना होती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों की अभिक्रिया द्वारा, रेडियो एक्टिव गैसों की अभिक्रिया के द्वारा पदार्थों से भी गंभीर रूप से वायु अशुद्ध होती है। अगला है बच्चों अशुद्ध वायु के हानिकारक प्रभाव। पहला है अशुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। अशुद्ध वायु से सांस लेने से जीभ घबराना, चक्कर आना, मूर्छित हो जाना आदि स्थिति उत्पन्न होती हैं। रोग निवारक शक्ति भी कम हो जाती है। अधिक समय तक अशुद्ध वायु में सांस लेने से गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि जुकाम, डिप्थीरिया, रक्त अल्पता, टीबी आदि। इसके बाद हम देखते हैं वायु का शुद्धिकरण किस प्रकार होता है। पहला है प्राकृतिक साधनों द्वारा, दूसरा है कृत्रिम साधनों द्वारा। आइए विस्तार से समझते हैं। प्रकृति स्वतः ही ऐसी क्रियाएं करती रहती है जिससे कि वायु अपने आप शुद्ध होती रहती है। पहला है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वह इसके अलावा अन्य बहुत सारी गैसों को आत्मसात करते हैं। यह कार्य पत्तियों में रंध्र करते हैं, इसीलिए हम पेड़ पौधों को प्रकृति के फेफड़े कहते हैं। अगला है विसरण। बच्चों विसरण एक वायु का गुण होता है। जब किसी स्थान पर एक गैस एकत्रित हो जाती है तो वह स्वयं ही विसर्जन के कारण उस स्थान से चली जाती है, उसके स्थान पर दूसरी गैस आ जाती है। इसी कारण वायु में समस्त गैसों का प्रतिशत लगभग सामान्य बना रहता है। जब कभी शहरों में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है तो विसर्जन के कारण ही गांव की तरफ आ जाती है। वह गांव या जंगलों की ऑक्सीजन गैस शहरों की तरफ विसर्जित हो जाती है। इससे गैस अपने आप ही वातावरण शुद्ध बना रहता है। वायु का सूर्य का प्रकाश। वायुमंडल की अशुद्धियां सूर्य के ताप से नष्ट हो जाती हैं। सूर्य के ताप में इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मकानों को इस प्रकार बनवाया जाता है कि सूर्य का प्रकाश घर में प्रवेश कर सके। इसके बाद अन्य क्रियाएं हैं आंधी। आंधियों से वायु तीव्र गति से बहती है। तेज हवा अपने साथ अशुद्धियों को बहा ले जाती है तथा वायुमंडल में वितरित कर देती है। इस प्रकार जिन स्थानों पर वायु गतिशील रहती है वहां की वायु शुद्ध रहती है। वर्षा। वर्षा वायुमंडल में उपस्थित अशुद्धियों को सोख लेती है। अमोनिया आदि गैसें भी वर्षा की बूंदें सोख लेती हैं। कुछ अशुद्धियां धूल के कण तथा वायु में मिश्रित अन्य पदार्थ वर्षा में बह जाते हैं और वायु को शुद्ध कर देते हैं। इसके बाद है वायु मिश्रित ऑक्सीजन। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक तीव्र गैस है। ऑक्सीजन गैस रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। सड़ने से उत्पन्न गंदगी ऑक्सीजन के प्रभाव से ही नष्ट हो जाती है। ओजोन गैस भी यही कार्य करती है। इसीलिए सैनिटोरियम जहां टीबी का इलाज होता है उन्हीं स्थानों पर बनाया जाता है जहां ओजोन गैस उपस्थित होती है। अगला है बच्चों कृत्रिम साधन। वायु शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित कृत्रिम साधन अपनाए जाते हैं। पहला है मकान खुले तथा हवादार हो जिससे कि उनमें वायु सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में आ सके। मकान में वायु का आवागमन समुचित रूप से हो। धुआं देने वाले ईंधनों का प्रयोग कम से कम किया जाए। रसोई घर ऐसे बनवाएं जिससे कि धुआं निकल सके। गंदे पानी की नालियों को पक्का व ढालदार बनाना चाहिए। शौचालय व नालियां स्वच्छ रखने चाहिए। घर के आसपास हरियाली का प्रबंध होना चाहिए। इससे वायु शुद्ध बनी रहती है। बच्चों जानवरों के रहने के स्थान मनुष्य के रहने के स्थान से दूर होने चाहिए जिससे उनके मल मूत्र की गैसें वातावरण में ना मिले। बस्ती के पास फैक्ट्रियां आदि खुलवाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। चिमनियां काफी ऊंची होनी चाहिए जिससे उससे निकलने वाला धुआं व्यक्ति को हानि ना पहुंचा पाए। एक फसल के कटने के बाद व दूसरी फसल के बोने से मध्य नीचे के डंठल जलाए ना जाए जिससे वायु प्रदूषण होता है। पुताई करने से भी गंदे स्थानों पर कीटनाशक दवाइयां छिड़कवाने से भी वायु शुद्ध होती रहती है। आइए देखते हैं हमने कितना सीखा। पहला है पदार्थ के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। श्वसन क्रिया क्या है। श्वसन क्रिया निश्वासन व उच्छ्वासन की प्रक्रिया को कहते हैं। अशुद्ध वायु से कौन कौन से रोग होते हैं। अशुद्ध वायु से बच्चों जुकाम, डिप्थीरिया, टीबी
रक्तअल्पता आदि जैसे रोग हो जाते हैं। सूर्य के प्रकाश वायु को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? बच्चों, सूर्य के प्रकाश में इतनी गर्मी होती है कि सबल से सबल कीटाणु उससे नष्ट हो जाते हैं। आइए संवातन के बारे में चर्चा करते हैं। शुद्ध वायु कमरे के अंदर आए तथा अशुद्ध वायु कमरे से निकल जाए, यही क्रिया संवातन कहलाई जाती है। परिभाषा में देखते हैं, कमरे में निरंतर ताजी व स्वच्छ वायु का प्रवेश तथा अशुद्ध, गर्म, नमी युक्त व स्थिर वायु का बाहर की ओर निष्कासन ही संवातन क्रिया कहलाता है। संवातन का उद्देश्य समझते हैं। बाहर से शुद्ध वायु कमरे के अंदर आ सके, कमरे के अंदर एक निर्धारित तापमान पर वायु उपस्थित रहे, कमरे की वायु में गतिशीलता बनी रहे, कमरे की अशुद्ध वायु बाहर निकल सके, यह संवातन के मुख्य उद्देश्य हैं। संवातन किस सिद्धांत पर कार्य करता है यह देखते हैं। श्वास लेने से जब हमारे आसपास की वायु गर्म हो जाती है, यह गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। यह रोशनदान, जो कमरों में रोशनदान होते हैं, उससे यह बाहर निकल जाती है। वह कमरे में खिड़की व दरवाजे के होने से शुद्ध हवा कमरे के अंदर आती है। अशुद्ध वायु का कमरे से बाहर निकलना और शुद्ध वायु का कमरे में प्रवेश करना, यह संवातन कहलाता है और इसी सिद्धांत पर संवातन कार्य करता है। इसीलिए बच्चों, हम कमरे में रोशनदान, खिड़कियों, चिमनियों का प्रयोग करते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रति घंटे 81 घन मीटर वायु की आवश्यकता पड़ती है। अब संवातन के साधनों के बारे में चर्चा करते हैं। यह मुख्य दो होते हैं, प्राकृतिक संवातन, कृत्रिम संवातन। अब प्राकृतिक संवातन के बारे में जानते हैं। अब बच्चों प्राकृतिक संवातन देखते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकता है, विसरण, वायुक्रिया और संवाहन उदाहरण। पहला हम विसरण देखते हैं। विसरण के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी। विसरण गैसों का एक गुण होता है। यदि 2 कमरे में हम एक कमरे में ऑक्सीजन और एक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, तो कुछ देर बाद हम देखेंगे दोनों कमरों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग सामान्य हो जाएगा। विसरण के गुण से यदि कार्बन डाइऑक्साइड जब कभी शहरों में अधिक हो जाती है, तो वह विसर्जित होकर गांवों या जंगलों की ओर चली जाती है और जंगलों व गांव की ऑक्सीजन शहरों की तरफ आ जाती है। इसी कारण से प्राकृतिक संवातन स्वतः ही होता रहता है। अगला है बच्चों वायु क्रिया। वायु अपने आप ही ऐसी क्रियाएं करती है कि वायु शुद्ध होती रहती है। वायु जब तेज गति से बहती है तो अपने साथ अशुद्धियों को उड़ा ले जाती है और वायु को शुद्ध कर देती है। अगला है बच्चों संवाहन धाराएं। धाराएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है गर्म, एक होती है ठंडी। जैसा कि हम जानते हैं कि अशुद्ध वायु हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, वह शुद्ध वायु ठंडी होकर नीचे बहती है, जिसके कारण प्राकृतिक संवातन होता रहता है। यह क्रियाएं स्लो होती है, जिसके कारण प्राकृतिक संवातन पर हम उतना निर्भर नहीं कर पाते। अगला देखते हैं संवातन के लिए प्राकृतिक व्यवस्था। ये है खिड़की और दरवाजों के द्वारा, वायु हेतु उचित प्रवेश के द्वारा, पर्याप्त स्थान, नियोजित निर्माण, पारगामी संचालन व चिमनियों के द्वारा। अब इसको विस्तार से देखते हैं। पहला है बच्चों खिड़कियों और दरवाजों के द्वारा। हम चाहते हैं कि घरों में खिड़कियों और दरवाजों का होना अत्यंत आवश्यक है। कमरे में वायु का प्रवेश खिड़कियों और दरवाजों के माध्यम से ही होता है। खिड़कियों के बने रहने से कमरे में प्रकाश और शुद्ध वायु दोनों का आवागमन बना रहता है। अगला है बच्चों रोशनदान व चिमनियां। रोशनदानों का उपयोग संवातन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रोशनदान कमरे की गर्म वायु को कमरे के बाहर निकालते हैं। बड़े बड़े कारखानों जहां पर संवातन की व्यवस्था नहीं होती है, वहां हम चिमनियों का प्रयोग करते हैं। चिमनियां से गर्म वायु ऊपर उठकर बाहर निकल जाती है, जिससे कि शुद्ध वायु बनी रहती है। अगला है बच्चों पर्याप्त स्थान। घरों में पर्याप्त स्थान होना चाहिए, कमरे पर्याप्त बड़े होने चाहिए, मकान अधिक ऊंचे नहीं होने चाहिए, जिससे कि शुद्ध वायु की निरंतरता कमरे में बनी रहे। अगला है बच्चों पारगामी संचालन। पारगामी संचालन को हम आम भाषा में क्रॉस वेंटिलेशन के नाम से जानते हैं। बच्चों यदि कमरे में आमने सामने खिड़की और दरवाजे होते हैं तो वायु का आवागमन आसानी से हो पाता है, जिससे कि वायु शुद्ध और शीतल बनी रहती है। अगला है बच्चों वायु हेतु उचित प्रवेश। वायु के प्रवेश के लिए हमें खिड़की और दरवाजे और रोशनदान का होना कमरे में बहुत अनिवार्य है। कमरे की सभी खिड़कियों और दरवाजों का क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से कम 1/5 भाग होना अति आवश्यक है। अगला है बच्चों नियोजित निर्माण, जिसे हम प्लानिंग कह सकते हैं।
किसी भी क्षेत्र में मकान इस प्रकार बनवाए जाएं कि मकान में शुद्ध वायु का आवागमन बना रहे और आसपास के मकानों से वायु का आवागमन में व्यवधान न पहुंचे। अगला है बच्चों कृत्रिम संवादन। जहां पर प्राकृतिक संवादन की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहां हम कृत्रिम संवादन की व्यवस्था करते हैं। इसमें हम कई प्रकार देख सकते हैं। पहला है बच्चों निर्वात व्यवस्था। इस व्यवस्था में हम निर्वातक पंखों का प्रयोग करते हैं। बच्चों निर्वातक पंखे यानी एग्जॉस्ट फैन, आपने अपने रसोई घरों में एग्जॉस्ट फैन की उपयोगिता देखी होगी। कमरों से वायु बाहर फेंकने वाले पंखे भी इन्हें कह सकते हैं। यह आम पंखे होते हैं लेकिन ये उल्टी दिशा में कार्य करते हैं, जिससे कि ये अशुद्ध वायु को खींचकर कमरे के बाहर निकाल देते हैं। ये कमरे के ऊपर की ओर होते हैं, जिससे कि अशुद्ध वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो वह कमरे से अशुद्ध वायु को कमरे के बाहर निकाल देते हैं। अगला है बच्चों प्लेनर व्यवस्था। इस व्यवस्था में बिजली के साधारण कमरे पंखों का ही प्रयोग होता है, जो कि अशुद्ध वायु की गति को तेज कर कमरे के बाहर फेंक देते हैं। वह शुद्ध वायु को कमरे के अंदर खींच लाते हैं। इससे वायु में निरंतरता बनी रहती है। अगला है बच्चों मिश्रित व्यवस्था। इस व्यवस्था में निर्वातक पंखे व बिजली के पंखों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। निर्वातक पंखे अशुद्ध वायु को कमरे के बाहर निकाल देते हैं व बिजली के पंखे अशुद्ध वायु की गति को तेज कर देते हैं, कमरे से बाहर फेंक देते हैं अशुद्ध वायु को व शुद्ध वायु को कमरे के अंदर खींच लाते हैं। इनका प्रयोग सिनेमा घर जैसे विशाल भवनों में होता है। अगला है बच्चों वातानुकूलन। वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनिंग। ये सैद्धांतिक रूप से ऊपर की दोनों विधियों के सम्मिलित रूप है। यह विशेष प्रकार का एक विद्युत चलित यंत्र है जिससे शुद्ध व शीतल बनाता है वायु को। अब देखते हैं ये कार्य कैसे करता है। कमरे की दूषित हवा को यह खींचता है। इसमें एक छन्नी नुमा लगी होती है जिससे कि धूल आदि के कण इसमें फंसकर रुक जाते हैं। उसके बाद वायु की उचित बाहर से आई हुई वायु को ये उचित तापमान पर नमी व शीतल करता है। वह शुद्ध वायु को कमरे के अंदर दोबारा डालता है, जिससे शुद्ध और शीतल वायु कमरे के अंदर बनी रहती है। यहाँ हम निर्वातक पंखे देख सकते हैं। बच्चों ये पंखे आपने अपने रसोई घर में अवश्य देखे होंगे। यह है बिजली के पंखे, यहाँ आम जीवन में उपयोग करते हैं। यह है वातानुकूलन जिसे हम एसी या एयर कंडीशनर कहते हैं। अब बच्चों आशा करती हूँ कि यहाँ तक का पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आप गृह कार्य कर पाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, वायु मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसमें हमें करना होगा कि वायु मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया था श्वसन क्रिया और शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, इसमें हम ये लिखेंगे। इसको आपको डिटेल में लिखना होगा। अगला है ऑक्सीजन शरीर के ताप का नियंत्रण में कैसे सहायक होती है। इसके आपको तीनों प्रकार से समझाना होगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त किन साधनों से वायु का शुद्धिकरण होता है बताइए। इसमें आपको जितने भी साधन बताए गए हैं उनको विस्तार पूर्वक अलग अलग बताना होगा। अगला है बच्चों संवादन क्रिया का उद्देश्य बताइए। इसमें आपको संवादन क्रिया का सिद्धांत एवं उद्देश्य दोनों विस्तार पूर्वक समझाना होगा। अगला है बच्चों कृत्रिम संवादन के प्रमुख साधन क्या है। इसमें आपको कृत्रिम संवादन के चारों साधन के बारे में बताना होगा। बच्चों इस पाठ का पुनर्अवलोकन करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यम शिक्षा के YouTube चैनल पे भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ यह चैप्टर आपको ठीक से समझ में आया होगा और इसका पुनर्अवलोकन अवश्य करेंगे। धन्यवाद।